नमस्कार, मैं आदित्य आदर्श और आप देख रहे हैं कमिंग भारत। जैसा कि आप सभी को पता है, बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। ऐसे में बहुत सारे प्रत्याशी अपना नामांकन करवा चुके हैं और बहुत सारे करवाने वाले हैं। ऐसे में मैं आज हाजीपुर विधानसभा में मौजूद हूं, जहां पे यहाँ के कार्य के लिए जाने जाते हैं अवधेश सिंह जी। तो आइए सबसे पहले उनसे रूबरू होते हैं और जानते हैं क्या उनका रणनीति है इस विधानसभा चुनाव को लेकर। सबसे पहले आपका नमस्कार हमारे चैनल में। जी नमस्कार। जैसा कि अभी बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाला है, इसको लेकर आपकी रणनीति क्या है अभी? देखिए, चुनाव में पार्टी तो रणनीति कुछ बनाती ही है जिस पर काम करना होता है। हम लोग 5 साल चुनाव का इंतज़ार नहीं करते हैं, लगे रहते हैं क्षेत्र में। तो जैसे बाकी दिनों में चलता है, बाकी का 5 साल हम लोग छोड़ कर बैठते नहीं हैं कि चुनाव आएगा तो हम रणनीति बनाएंगे, हम मेहनत करेंगे। हम लोग लगातार क्षेत्र में काम किए हैं, लोग से जुड़े रहे हैं और काम के आधार पर ही हम लोग चुनाव लड़ेंगे और जीतेंगे। जैसा कि अभी चुनाव होने वाला है, यहाँ पे युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है और देखा जा रहा है कि रोज़गार घटते जा रहे हैं युवाओं में। बाहर से मजदूर यहाँ वापस आ रहे हैं। ऐसे में आप अपने क्षेत्र के लिए क्या करना चाहते हैं जो युवा यहीं रह जाए, यहीं पे रोज़गार उनको मिले? देखिए, कोरोना काल में चूँकि यहाँ बड़ी आबादी है, औद्योगिक जो क्षेत्र प्रतिष्ठान होता है कम है, स्वाभाविक है कि यहाँ के लोग बाहर जाके काम करते हैं और कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं कि हाँ एक दिन में कोई खड़ा कर दिया जाए, कोई सरकार आए कोई खड़ा कर दे, ये पॉसिबल नहीं है। फिर बहुत सारे प्रवासी मजदूर आए थे, उसमें से कुछ लोग लौटे भी हैं। कुछ लोग जो यहाँ काम करना चाह रहे हैं वो काम शुरू भी किए हैं। सरकार ने कई उद्योग के क्षेत्र में, बैंकिंग के क्षेत्र में बहुत सारा प्रयास किया है कि हम काम लोग को उपलब्ध कराएं। लेकिन जो यहाँ का जनसंख्या का अनुपात है, जो यहाँ का क्षेत्रफल है, उसके अनुकूल बड़ी आबादी है। स्वाभाविक है यहाँ के लोग कई स्टेट, कई देश में काम करते हैं, तो युवा बाहर नहीं जाए ऐसा कभी संभव नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि हाँ राजस्थान के कुछ लोग हमारे यहाँ काम नहीं करते हैं, उनकी संख्या कम हो सकती है। जैसे कि जब मार्बल का लाइन है तो मार्बल में कई राजस्थान गुजरात के लोग भी यहाँ काम करते हैं। तो देश में कहीं के लोग कहीं जाकर काम कर सकते हैं। बड़ी आबादी है, स्वाभाविक रूप से बहुत लोग बाहर रहते हैं। और आत्मनिर्भर जो बिहार की बात सरकार कर रही है, केंद्र की सरकार कर रही है, बिहार की सरकार कर रही है, तो उसमें पहले जो बैंकिंग है, बैंकर्स बहुत आनाकानी करते थे। नया लड़का कोई रोज़गार खड़ा करना चाहता था, उसमें वह बैंक एक बड़ी बाधा बनकर खड़ा होता था। आज वह स्थिति नहीं है, स्थिति बदली है। बैंक का जो लोन होगा सरकार ने कर दिया है कि हाँ इतने लाख तक, 5 लाख तक, 10 लाख तक, 10 लाख तक लोन अगर कोई लड़का लेकर के अपना काम शुरू करना चाहता है तो उसका गारंटर केंद्र की सरकार होगी। तो कई काम किया जा रहा है, लेकिन ये संभव नहीं है कि अभी जो बात आ रहा है एक विपक्ष ने का हुआ खड़ा किया है बेरोजगारी बेरोजगारी बेरोजगारी। तो नेता जो विपक्ष हैं वैशाली ज़िला से ही चुनाव लड़ते हैं, पिछले चुनाव में भी वो आए थे, इस चुनाव में भी शायद आने वाले हैं। तो उनका रोज़गार खुद ख़त्म होने वाला है। बेरोजगारी का विषय उठा रहे हैं, खुद बेरोजगार होने वाले हैं। क्योंकि उनका जो रोज़गार है, हम लोग रोज़गार समझ कर राजनीति नहीं करते हैं, लेकिन विपक्ष तो रोज़गार समझ कर राजनीति करता है। उनका रोज़गार ख़त्म ही होना है, चुनाव हारेंगे वो भी बेरोजगार होने वाले हैं। जैसा कि अभी तेजस्वी यादव का कहना है कि जैसे सत्ता में आते हैं 10 लाख युवाओं को रोज़गार देंगे। आप किन मुद्दाओं को लेकर चलना चाहते हैं इस इलेक्शन में? देखिए, कोई मुद्दा नहीं, विकास का मुद्दा है। आज से 15 साल पहले का बिहार और आज का बिहार, बिजली के क्षेत्र में कितना समय बिजली मिलता था कहने की ज़रूरत नहीं, सब लोग जान रहे हैं। सड़कों की क्या स्थिति थी, जो मुख्य पथें हैं वो टूटी हुई थी। आज गांव की सड़कें अगर कुछ टूटी है या शहर की वह सड़कें टूटी है जो नल जल पाइपलाइन डालने के क्रम में काटा गया है, न तो सड़कें बनी है। बिजली के क्षेत्र में काम हुआ है, हम ही नहीं कर रहे, बहुत काम होना बाकी है। चूँकि काफ़ी पीछे थे हम लोग। 2 घंटा 3 घंटा मैक्सिमम ग्रामीण क्षेत्र में बिजली मिल पाता था, 5-6 घंटा 7 घंटा 8 घंटा मैक्सिमम शहर के क्षेत्र में बिजली रहता था। आज 20-22 घंटा 23 घंटा बिजली है। तो काम बहुत सारा हुआ है, लेकिन स्वाभाविक है जो एक घर में पहले 1 टीवी होता था, आज अगर 3 कमरा है तो 3 टीवी है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी एसी लग रहा है, फ्रिज लग रहा है। पहले फ्रिज गाँव में नहीं होता था, हम लोग घड़ा का पानी पीते थे। तो बिजली का कंजम्पशन जो 2000 में नित्यानंद राय जी यहाँ से विधायक चुने गए थे, 8 मेगावाट बिजली वैशाली ज़िला को मिलता था, जिसमें 3 मेगावाट बिजली रेलवे का था जो सोनपुर चला जाया करता था। 5 मेगावाट में ज़िला चलता था और आज वह लगभग 24 गुना बढ़ के 200 मेगावाट को पार कर रहा है। तो ये साधारण नहीं है, बहुत काम हुआ है। लगातार काम सरकार कर रही है, राज्य की सरकार।
केंद्र की सरकार संवेदनशील सरकार है। लोग जो कह रहा था पहले नरेंद्र मोदी सूट वूट की सरकार, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी के बारे में अनाप शनाप बोलता था, आज इस कोरोना काल में केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार एकदम आम लोग के साथ खड़ा होकर के यह साबित किया है कि यह गरीबों की सरकार है, साधारण लोगों की सरकार है। सब लोगों ने मिलकर जिस तरह कोरोना का मुकाबला किया है, अगर लोग का सहयोग नहीं मिला होता तो संभव नहीं था। अन्य देशों में देखें मृत्यु दर कितना अधिक था, उसके अपेक्षा अपने यहाँ स्वास्थ्य विभाग का जो स्थिति है बहुत खराब है, मतलब जैसे अमेरिका, ब्रिटेन, जापान के तुलना में। फिर भी यहाँ के लोग के जनसहयोग के कारण और सरकार का जो डटकर जो मुकाबला करने का एक आया, उसके कारण कोरोना पर भी विजय पाने की स्थिति में सरकार है, देश है। जैसा कि यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट हैं, छात्र हैं, ऐसे में आपके कार्यकाल में और कुछ पहले से शिक्षा स्तर सुधरा है, आगे क्या यहाँ पे के स्टूडेंट हैं जो यहीं रह जाएंगे या बाहर जाएंगे? जैसा कि देखा जाता है बिहार के जो बहुत सारे मैक्सिमम स्टूडेंट हैं बाहर जाके पढ़ते हैं, लेकिन बाहर से नहीं आते हैं। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। यहाँ के बच्चे बगल के दूसरे स्टेट में जाकर पढ़ते हैं, चूँकि वहाँ उस तरह की व्यवस्था खड़ा हुई। और आज से जो 15 साल पहले जो एनडीए की सरकार बनी, एनडीए की सरकार बनने के पहले कोई जो जिसको कहते हैं ब्रांडेड, कोई निजी विद्यालय भी डर से नहीं आ रहा था। माहौल कुछ इस कदर ख़राब था कि आना नहीं चाह रहा था, इन्वेस्टमेंट नहीं चाह रहा था। लेकिन आज बड़ी बड़ी जो डीपीएस से लेकर के कई टाटा से लेकर मतलब जो भी शिक्षा के क्षेत्र में है, कई विद्यालय बिरला वगैरह आया है। तो जब संस्थान नया नया खुलेगा और यहाँ चूँकि बड़ी आबादी है तो उस अनुरूप जब तक नहीं होगा, स्वाभाविक है। और बाहर जाकर पढ़ना कोई ख़राब बात नहीं, सक्षम लोग हैं वो तो अमेरिका में जाके पढ़ते हैं, इंग्लैंड में जाके पढ़ते हैं। तो जहाँ बेहतर, जिसको लगता है कि बेहतर हो सकता है, वो लोग जाते हैं। लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत काम सरकार को करने की आवश्यकता है। और उसमें अब चूँकि नई शिक्षा नीति आ गई है, भारत सरकार ने, केंद्र की सरकार ने नई शिक्षा नीति लाई है। समय तो लगेगा, एक वक्त संभव नहीं है कि हाँ एक बार इंफ्रास्ट्रक्चर सब तैयार हो जाएगा, सब बिल्डिंग तैयार हो जाएगा, सारे लोग यहीं रह जाएंगे, ये संभव नहीं है। लेकिन एकदम भारी बदलाव शिक्षा के क्षेत्र में आने ही वाला है। जैसा कि देखा जाता है कि दिल्ली और नोएडा मेट्रो कॉरिडोर है, ऐसे में बिहार में भी राजधानी में स्टार्ट हो गया है, पटना में मेट्रो का कार्य आपके सरकार में। क्या हाजीपुर में भी बनेगा पटना और हाजीपुर का कॉरिडोर? देखिए, दिल्ली देश की राजधानी है, पटना प्रदेश की राजधानी है। और हम लोग तो एक तरीके से उत्तरी पटना कहा जाता है, पटना का ही एक भाग हाजीपुर को कहा जाता है। क्योंकि गांधी सेतु की जर्जर जो स्थिति थी, एक लेन का काम पूर्ण हो गया है, दूसरा लेन का काम शुरू हो रहा है। समानांतर जो पुल बनना है उसका शिलान्यास आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया था, उसका काम कार्य प्रारंभ हो गया है। तो 15 मिनट का रास्ता हाजीपुर से अगर जाम न हो तो पटना जाने में लगता है। हम लोग प्रयास ज़रूर करेंगे, क्या हम लोग तो प्रयास शुरू कर दिए हैं कि अगर पटना जो नूतन पटना का सरकार का जो मन में संकल्प है उसमें हाजीपुर सोनपुर भी है। तो निश्चित तौर पर मेट्रो का जो सेवा है हाजीपुर को लोगों को मिले। अगर हम लोग के प्रयास से होगा तो ज़रूर हम लोग प्रयास करेंगे, मिलना भी चाहिए। जैसा कि यहाँ पे बाढ़ की समस्या भी आती है कभी कभी, ऐसे में यहाँ के किसानों के फसल बर्बाद हो जाते हैं, इसको लेकर आपकी अगली नीति क्या है? देखिए, नीतियाँ सरकार बनाती है और यह पहली सरकार है केंद्र की मोदी सरकार जिसने किसानों के बारे में वाकई सोचा है। बाकी लोग एक चना, गेहूँ, चावल का कुछ रेट तय कर देते थे, समर्थन दर, अलावे किसान के बारे में कुछ सोचते नहीं थे। अभी 2-3 निर्णय जो भारत की सरकार ने, केंद्र की सरकार ने बड़ा निर्णय लिया है। अगर सभी किसान को किसान सम्मान योजना के तहत साल का 6,000 रुपया सम्मान के साथ अकाउंट में जा रहा है, एक बड़ा सपोर्ट है। अभी जब योजना आया था तो राहुल जी प्रश्न उठाए थे कि 6,000 क्यों, ज़्यादा क्यों नहीं। लेकिन जब उनकी सरकार थी तो कभी किसान के बारे में सोचे नहीं है। और दूसरा, केंद्र की सरकार जो कह रही है कि हम कृषि का जो उपज है उसके हम जो आय होता है किसान को उसको हम दोगुना करेंगे, उसमें एक बहुत अहम रोल जो हर खेत को बिजली पहुंचाना, हर खेत को बिजली चली जाए। आज जो पटवन होता है, जो हम लोग सिंचाई करते हैं, पानी पटाते हैं खेत में, उसमें 1 घंटा का खर्च कम से कम 150 रुपये आता है जो हम लोग बोरिंग से पानी चलाते हैं। लेकिन अगर बिजली से वह पानी जाएगी तो वह खर्च 5 रुपये के नीचे आ जाएगा। तो एक बड़ा, और एक गेहूं या मक्का का जो हम लोग खेती करते हैं 3-3 पानी पटाना होता है।
तो किसान तो पानी पटाने में ही प्राकृतिक आपदाओं से भी लड़ना पड़ता है, तो उसी में किसान तबाह हो जाता है। अगर सस्ती बिजली जो अभी 75 पैसे प्रति यूनिट के आसपास है, 90 पैसे था, सूखा होने के कारण बिहार सरकार ने कुछ उसमें दिया था, फिर अभी कोरोना काल में कुछ घटा है, शायद 65 पैसे के आसपास प्रति यूनिट वह बिजली है। तो 1 घंटा पानी चलाने में, पटवन करने में 5 रुपया से भी कम खर्च आना है, तो जो 150 रुपया का खर्च 5 रुपये में आएगा तो स्वाभाविक है कि आमदनी बढ़ेगा। और लगातार सरकार प्रयास कर रही है, चूँकि हम लोग परंपरागत खेती करते हैं जो पुरखों से होते आया है। अब चूँकि समय बदला है, तकनीक का ज़माना आ गया है, हमारे यहाँ किसान छोटे छोटे किसान हैं, बड़ा भूखंड नहीं है, छोटा छोटा भूखंड है। तो जब तक हम लोग उसमें तकनीक का उपयोग नहीं करेंगे तो बहुत फ़ायदे की खेती नहीं रह गई। हम लोग खुद खेतीहर परिवार से हैं, थोड़ा मोड़ा खेती हम लोग भी करते हैं, बहुत फ़ायदे की स्थिति नहीं है। लेकिन अभी सरकार जो नीति बनाई है उस पर काम करने से आने वाले समय में किसान को ज़रूर लाभ होगा। जैसा कि यहाँ पे युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है, ऐसे में क्या युवा चेहरा देखा जा सकता है इस इलेक्शन बाद? मुख्यमंत्री का चेहरा वगैरह जो है वो तो पार्टी ही तय करती है, वो हम लोग तय नहीं करते हैं। हम लोग विधायक दल का चुनाव के बाद बैठक होता है, विधायक लोग नेता का चयन करते हैं, लेकिन निश्चित तौर पर उसमें पार्टी का जो सोच होता है, पार्टी की जो नीति होती है वह काम करती है। वो आने वाले समय में क्या होगा, ये पार्टी सब बैठ के, अभी तो इस चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे बड़े नेता हैं उन्होंने साफ किया है कि अगले मुख्यमंत्री नीतीश जी होंगे, तो वो पार्टी का काम है, हम लोग का वो काम नहीं है। जैसा कि यहाँ पे बहुत सारे विपक्ष में खड़े हुए हैं, कल ही का बात करें तो सुशील कुमार मोदी जी का कहना था जो तेजस्वी यादव अपना प्रॉपर्टी का ब्यौरा दिए हैं वो गलत है। आपके हिसाब से किस हद तक वो गलत है, कुछ बता सकते हैं? देखिए, अब चूँकि विपक्ष के नेता हैं तेजस्वी जी, संपत्ति, अकूत संपत्ति के मालिक हैं, तो ब्यौरा क्या दिए ही हमको मालूम नहीं है, लेकिन जो भी दिए हैं, मतलब जिसे बताया जा रहा है कि 26 कंपनी के मालिक है, तो काम तो हमको लगता है कि वो लोग कोई करते नहीं हैं। संपत्ति कहाँ से है तो खैर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वगैरह का विषय है। और सीधी बात है, जो महागठबंधन से मुख्यमंत्री जी अलग हुए, तो मुख्यमंत्री जी का तो बस एक ही कहना था कि अगर संपत्ति का ब्यौरा का स्थिति आया तो आप प्रेस बुलाइए और साफ कर दीजिए कि आप पर जो भी आरोप है उस पर टू द पॉइंट उत्तर दे दीजिए कि क्या है। लेकिन गठबंधन टूट गया, सरकार जाना उन लोगों ने पसंद किया, ब्यौरा देना पसंद नहीं किया, तो कहीं ना कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ी है। अगर गड़बड़ी नहीं होता तो स्वाभाविक है कि हम लोग कहते हैं हम कल दे देंगे, लेकिन आरजेडी के लोगों ने वह ब्यौरा आज तक नहीं दिया। और अगर ठीक ठाक होता तो ज़रूर दे देता लोग, लेकिन कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। जैसा कि देखा जाता है बहुत जगह टूरिज़्म से रोज़गार बढ़ते हैं, ऐसे में आप हाजीपुर के लिए क्या करना चाहते हैं टूरिज़्म के क्षेत्र में? देखिए, टूरिज़्म से रोज़गार भी बढ़ता है, सरकार का आय भी बढ़ता है। और वैशाली चूँकि लोकतंत्र की जननी रही है, ऐतिहासिक स्थल है, तो 2-3 चीज़ हम लोग चाह रहे थे। एक तो अपना जो बुद्ध सर्किट है, तो बुद्ध सर्किट के तहत वैशाली को भी जोड़ना है। तो वैशाली को जोड़ना है, भारतमाला एक स्कीम भारत की सरकार ने लाया था, जिसमें अपना हाजीपुर से वैशाली होते हुए जो सड़क जाती है बेतिया तक, लगभग 82 किलोमीटर की वह सड़क भारतमाला स्कीम में ले लिया गया है। लेकिन काम उस पर आगे बढ़ता भी, मार्च लास्ट में चूँकि कोरोना काल आ गया, वह काम बाधित हुआ है। तो टूरिज़्म से मतलब प्रकृति का जो रक्षा है, पर्यावरण का रक्षा वगैरह, वो भी उसमें शामिल है। तो निश्चित तौर पर मतलब कनेक्टिविटी मिलने पर लोग घूमने भी आते हैं। वैशाली तो विदेशी पर्यटक भी भारी संख्या में आते हैं, और सुविधाएं व्यवस्थाएं हो तो स्वाभाविक है कि जो ज़्यादा लोग आना पसंद करते हैं। तो हम लोग लगे हैं कि हाँ, जो भी पॉसिबल हो, जो भी संभव हो, बुद्ध की यह धरती रही है, तो इसमें जितना ज़्यादा काम होगा, एक म्यूज़ियम भी बनना शुरू हो गया है, लगभग 300 करोड़ की लागत से वैशाली गढ़ के पास। सरकार का निर्णय था, बहुत दिन से एक डिमांड था संग्रहालय का, कि गौतम बुद्ध की जो अस्थियां हैं जो पटना संग्रहालय में है, सुरक्षित नहीं होने के कारण यहाँ संरक्षित नहीं हो पा रहा था, तो निर्माण कार्य चल रहा है और जो भी हो सकता है हम लोग प्रयास करेंगे। क्या निर्माण के बाद वो यहाँ पे आ जाएगा? निर्माण ही इसीलिए कराया जा रहा है चूँकि सरकार ने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया था। सरकार विधानसभा में क्वेश्चन आया था, लोकसभा में भी इस संदर्भ में क्वेश्चन आया था। तो चूँकि
वो अस्थि यहाँ रखने का जगह कोई सुरक्षित जगह नहीं था। तो सरकार का जवाब भी था कि सुरक्षित जगह नहीं है, जगह हो जाएगा तो ज़रूर वहाँ आएगा। तो निर्माण कार्य पूर्ण होगा तो निश्चित तौर पर वो अस्थियाँ यहाँ आएगी। जी धन्यवाद। जैसा कि आप देख रहे थे कि इनका कहना था कि युवाओं के लिए रोज़गार के व्यवस्था करेंगे, यहाँ पे टूरिज़्म की व्यवस्था करेंगे। बुद्ध अस्थि को वापस लाने के लिए इन लोग का प्रयास लगा हुआ है। यहाँ पे म्यूजियम बना का कार्य शुरू हो गया है और भी बहुत सारे क्षेत्र में इनका कार्य का देखा जा रहा है और अगले नीति में ये कार्य करने वाले हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहे हमारे चैनल कमिंग भारत के साथ। और हाँ, अभी तक आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ना किया तो जल्द से जल्द करें। धन्यवाद।